नमस्कार मित्रों, भारत के प्राचीन इतिहास में 300 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले भारत और उसके आसपास के देशों में मगध राजवंश का शासन था। उस समय मगध साम्राज्य इतना ताकतवर था कि जब प्राचीन भारत के पश्चिम देशों से आए सिकंदर ने लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण करने की सोची थी, तो वह भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कई महीने तक बैठकर सोचता रहा और अंततः भारत के मगध राज्य के राजाओं और उनकी सेना से डरकर अपने देश वापस लौट गया था। लेकिन भारत की मिट्टी में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य से मिली शिक्षा और राजनीति के दम पर मगध साम्राज्य के राज्य को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो आइए मित्रों, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को विस्तार से जानते हैं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक मौर्य साम्राज्य ही रहा है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत, इसमें मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य में से एक था। मौर्य साम्राज्य 300 बीसी से 150 बीसी के बीच के लिखे गए दस्तावेजों और किताबों से पता चलता है, जिसमें कुछ मुख्य किताबें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का कृत मुद्रा राक्षस है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के धार्मिक दस्तावेजों में भी हमें मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में भी कुछ जानने को मिलता है। इन्हीं में से एक है विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के उदय का सबसे बड़ा कारण आचार्य चाणक्य का प्रतिशोध था, क्योंकि नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद ने आचार्य चाणक्य को बड़े दरबार में बुरी तरह से अपमानित किया था, और अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने मगध साम्राज्य को बुरी तरह से समाप्त करने का प्रण ले लिया था। चाणक्य को पता था कि वह एक योद्धा तो थे नहीं, वह यह युद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को इस सपने को पूरा करने के लिए चुना और चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरह की शिक्षा दी जिसके कारण वह मगध साम्राज्य को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर सके। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना बनाई और मगध पर आक्रमण करने की सोची। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला आक्रमण मगध के पश्चिमी हिस्से पर किया था, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत नहीं हुई थी। जिसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति बनाई और दूसरे राजाओं की मदद से मगध के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। लेकिन मगध साम्राज्य पर सबसे बड़ा हमला चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में किया गया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सभी राजाओं के साथ मिलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया। जिसके बाद मगध के राजा धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक लंबा युद्ध चला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सूझबूझ से और चाणक्य नीति के बल पर प्राचीन भारत पर कई सालों से चले आ रहे मगध साम्राज्य को तहस नहस कर मगध साम्राज्य के राजा धनानंद को हरा दिया, और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का राजा चुना गया और मगध साम्राज्य का नाम बदलकर मौर्य साम्राज्य कर दिया गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख लोगों की सेना के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और भी ज्यादा दूरी तक फैलाया था। इस दौरान उन्होंने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की और लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। उस समय मौर्य साम्राज्य हिंदकुश पर्वत से लेकर उत्तर कश्मीर, पूर्व नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी सौराष्ट्र तक फैल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध को इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग बताया जाता है, क्योंकि सेल्यूकस सिकंदर की विशाल सेना का पूर्व सेनापति और उस समय का सीरिया का सम्राट था, जिसके पास उस समय के सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। कई इतिहासकार लिखते हैं कि यह युद्ध 305 बीसी में सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था और यह युद्ध भी काफी लंबा चला था। शुरुआत में तो सेल्यूकस ने यही सोचा था कि भारत पर विजय प्राप्त करना काफी आसान है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे मौर्य साम्राज्य के राजाओं में एक अलग ही तरह का संगठन था, जिसके कारण भारत की एकता के चलते सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद सेल्यूकस को अपने साम्राज्य से उस समय गांधार यानी आज का अफगानिस्तान, काबुल, बलूचिस्तान और अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा
देना पड़ा। इस युद्ध के बाद से सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस महान और ताकतवर साम्राज्य से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने आगे चलकर अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य के यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित हुए थे। लेकिन अपने साम्राज्य पर करीब 25 सालों तक राज करने के बाद 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की विधियों के अनुसार भोजन त्याग दिया और कुछ ही महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका यह साम्राज्य उनके बेटे बिंदुसार को मिला। बिंदुसार भी एक सफल राजाओं में से गिने जाते थे और उनके समय में भी मौर्य साम्राज्य की सीमाओं में काफी विस्तार हुआ था और लोगों ने काफी खुशी से मौर्य साम्राज्य में अपना जीवन बिताया था। इस दौरान भारत की संस्कृति में भी काफी तरक्की देखी गई थी और भारत में कई नई यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह ही मौर्य साम्राज्य पर करीब 25 सालों तक शासन किया था, जिसके बाद 270 बीसी में उनकी भी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार के बेटे अशोक को चुना गया था। सम्राट अशोक को सबसे ताकतवर और समझदार राजाओं में से एक माना जाता है, जिनके समय मौर्य साम्राज्य यानी पूरे अखंड भारत ने काफी ज्यादा तरक्की की थी। उस समय भारत की संस्कृतियों में भी काफी तरक्की देखी गई थी और भारत में शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था। यह वही समय था जब भारत में कई विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था, जिसमें पढ़ने के लिए दुनिया भर के विद्यार्थी पहुँचे थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज बिहार का पटना शहर कहा जाता है। उस समय इस शहर की सीमाएं बहुत दूरी तक फैली हुई थी। इसके अलावा इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौशाली थी और दक्षिण भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तर तथा पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला और उज्जैन को बनाया गया था। इसके अलावा समापा, इशिला, कौशाम्बी नाम के शहर भी उस समय मौर्य साम्राज्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। सम्राट अशोक द्वारा भी मौर्य साम्राज्य को संभालने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें राज्य के कामों को संभालने के लिए खास प्रांतवार कुमार चुने जाते थे, जो स्थानीय प्रांत के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांतों में एक मंत्री परिषद और महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था और इन सभी को आदेश देने वाले और जोड़कर रखने वाले मौर्य साम्राज्य के मंत्री या फिर खुद सम्राट अशोक होते थे। सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के यूरोप और एशिया के राज्यों के साथ दोस्ती जैसे संबंध स्थापित हुए थे। इस दौरान भारत में कई प्रसिद्ध इमारतें और स्तंभों का निर्माण कराया गया था, जो भारत के इतिहास का गौरवशाली प्रतीक है, जो भारत सरकार द्वारा उसे आज भी भारतीय नोटों पर छापा जाता है। सम्राट अशोक को ऐसे ही कामों के कारण भारत के इतिहास में वह सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बन गए थे और उन्हें सम्राट अशोक महान भी कहा गया था। सम्राट अशोक ने अपने पिछले राजाओं में से ज्यादा करीब 41 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था और 232 बीसी में सम्राट अशोक का निधन हुआ था और सम्राट अशोक के निधन के लगभग आधी सदी बाद महान मौर्य साम्राज्य उखड़ने लगा था और 200 बीसी आते आते मौर्य साम्राज्य सिकुड़ गया। इतिहासकार बताते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य के पतन का कारण भी उसका बड़ा आकार ही है, जो कि सम्राट अशोक जैसे बड़े राजा इस बड़े राज्य को संभाल कर रख पाए थे। तो ये था मौर्य साम्राज्य का इतिहास। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।